नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने चुना है जो आगामी परीक्षाओं के लिए जो है दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो आज का सेशन आपका होने वाला है, इस सेशन से निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो वनडे की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, वहाँ पे इस सेशन से सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इस पूरे सेशन को बड़े ही ध्यान से आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। उसके बाद आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकेंगे कि इस संबंधित टॉपिक से कोई भी सवाल अगर पूछे जाते हैं कमीशंस के द्वारा तो उसके जवाब देने की स्थिति में आप होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना भारत में सिविल सेवा का विकास। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का विकास। अब सिविल सेवा का विकास, चूंकि भारत में पहले क्या था, राजतंत्र था। अगर हम पीछे से थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए आगे बढ़े, उसको समझते हुए, तो भारत में पहले क्या था, राजतंत्र था। फिर यूरोपियों का जो है भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। उसके बाद यूरोपियन आगमन के बाद जो है उनके आगमन का उद्देश्य क्या था, व्यापारिक उद्देश्य था। वो जब भारत आए थे तो व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। तो और उसके बाद जो उनका क्षेत्रीय विस्तार हुआ, फिर उन्हें जो प्रशासनिक जरूरतें महसूस हुई, उसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा की जो है कालांतर में धीरे धीरे क्रमिक रूप से उसका विकास किया दोस्तों। ठीक है ना, तो हम इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ आज जानने वाले हैं। सिविल सेवा का जो क्रमिक विकास हुआ, सिविल सेवा परीक्षा जो भारतीयों के लिए उपलब्ध हुआ, भारतीयों को कब किस तरीके से सिविल सेवा में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया, उन सारी बातों को हम जानेंगे दोस्तों। और इसी सिविल सेवा को जो है, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, सिविल साम्राज्य, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का सिविल सेवा को इस्पाती ढांचा से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो आज हम जो सिविल सेवा की शुरुआत जहां से मानी जाती है भारत में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 से लेकर के और 1935 के अधिनियम तक जो ब्रिटिश प्रशासन का जो ढांचा विकसित हो रहा था क्रमिक रूप से, तो और उस दौरान जितने भी प्रकार के जो है विकास हुए सिविल सेवा के क्षेत्र में, उन सब को हम बहुत ही व्यापक तरीके से जानने वाले दोस्तों। तो आज के इस सेशन को बिना स्किप किए जो है आप बड़े ही ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो सिविल सेवा का जो विकास हुआ भारत में, वो किस प्रकार हुआ। औपनिवेशिक हितों को साधने के लिए भारत में सिविल सेवा का विकास हुआ दोस्तों। ये और बात है कि कालांतर में जो है यह भारतीय आकांक्षाओं का प्रतीक के रूप में भी जो है सिविल सेवा स्थापित हुआ। अभी अगर हम वर्तमान भारत की अगर हम बात करें तो एक सिविल सेवक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वह लोगों के जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनकी आकांक्षाओं कि वो प्रतीक होते हैं। वो वैसे सबसे निकटतम सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे होते हैं सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकारी के रूप में, जो सबसे क्लोजली जो है वो जनता से जुड़ता है, उसकी योजना समस्याओं को समझता है, उसकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं में भागीदारी को समझता है और जो कुछ भी इशूज उससे निकल के आते हैं उसको वो सॉर्ट आउट करने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो भारत में सिविल सेवा का जो विकास हुआ, यह औपनिवेशिक हितों और भारतीय आकांक्षाओं के बीच एक संघर्ष की कहानी है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही रोचक सेशन होने वाला है आज का दोस्तों। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व ने इस ब्रिटिश साम्राज्य के इस्पाती ढांचा को, ब्रिटिश साम्राज्य के स्टील फ्रेम को, इस्पाती ढांचा को जो है स्वतंत्र भारत की सेवा के लिए एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी ढांचे के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया दोस्तों। है ना महत्वपूर्ण बात। ये स्टील फ्रेम इस्पाती ढांचा की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये इस्पाती ढांचा शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार, इस्पाती ढांचा शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जो है 1922 ईस्वी में
सिविल सेवा के लिए किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों। ठीक है ना, अभी हम इनके बारे में भी बहुत कुछ डिटेल से जानने वाले हैं। प्रारंभ में क्या था, जो औपनिवेशिक शासन भारत में था उसका स्वरूप व्यापारिक था। ठीक है, अंग्रेज भारत आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है ना, तो उनका सिविल सेवा से कोई लेना देना प्रारंभ के समय में नहीं था दोस्तों, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। जब व्यापार करने के लिए वो आए तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, जब से शुरुआत हुई अंग्रेजों के भारत आगमन की व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर के जो है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है अगस्त 1608 में जो है दोस्तों भारत कौन आया, विलियम हॉकिंस नाम का यूरोपीय व्यक्ति जो है भारत आया। और उस समय भारत के जो राजा थे वो कौन थे, जहांगीर। मुगल साम्राज्य में जहांगीर का शासन था दोस्तों इस समय। तो जहांगीर के राज्य में जो है, जहांगीर के काल में सबसे पहले व्यापारिक उद्देश्यों से जो है विलियम हॉकिंस जो है अगस्त 1608 ईस्वी में भारत आए थे। इसके कुछ वर्षों के बाद दोस्तों 18 सितंबर 1615 ईस्वी को, ठीक है, कब 18 सितंबर 1615 ईस्वी को जो है कौन आए, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे, जेम्स प्रथम के, इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि जो शुरुआत हुई वो किस प्रकार हुई। यह वो समय था, जहांगीर का काल वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए जो है, छोटे छोटे व्यापार करने के लिए, छोटे छोटे कारखाने स्थापित करने के लिए भारत के अंदर जो है अनुमति लेने के लिए भारतीय राजा के पास उनके दरबार में जाते थे और नकार करते थे दोस्तों। ठीक है ना, और यही साम्राज्य कालांतर में विकसित होते होते, क्षत्रिय विस्तार करते करते अपने विभिन्न रणनीतियों के द्वारा, कूटनीतियों के द्वारा जो है भारतीय शक्तियों को क्या किया, कमजोर करके रख दिया, समाप्त प्राय कर दिया, और उसके बाद पूरे देश को गुलाम बना दिया। पूरे भारतवर्ष में जो है दोस्तों औपनिवेशिक शासन जो है स्थापित हो गया था। है ना, कितनी बड़ी बात, अजूबा बात है ये तो, कि एक व्यापारी जो यूरोप से भारत आता है, भारतीय राजा के दरबार में जाता है, नाक रगड़ता है, वो निवेदन करता है कि हमें व्यापार करने के लिए, कारखाना लगाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। और कालांतर में कुछ वर्षों के बाद 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पे अंग्रेजों ने साजिश करके क्या किया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके बाद क्या किया था, 1764 ईस्वी में दोस्तों, 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को इस युद्ध में ऐसी विजय मिली कि भारत पे औपनिवेशिक शासन की स्थापना का जो है नींव जो है यहीं से पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। यह हमने एक पृष्ठभूमि साझा की है आपके साथ कि इस प्रकार अंग्रेज कहाँ थे और किस प्रकार बढ़ते बढ़ते 200 से अधिक वर्षों तक जो है भारत को गुलाम बना करके रख दिया, औपनिवेशिक जंजीरों में जो है भारतीयों को जकड़ के रख दिया दोस्तों। ठीक है ना, और उस जकड़न में चूंकि व्यापारिक उद्देश्य से आए और फिर कूटनीति करके क्या किया, भारतीय राजाओं को धीरे धीरे कमजोर किया। भारतीय राजाओं को कमजोर करने के बाद उसने क्या किया, अब क्षत्रिय विस्तार किया, विभिन्न प्रकार की संधियां की, पूरे भारत में घूम घूम के, युद्ध लड़ के, राजाओं को कमजोर कर करके, साजिश कर करके। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय विस्तार किया, अपने साम्राज्य का दायरा जो है पूरे भारत में उसने फैला दिया। अब जब क्षत्रिय विस्तार कर दिया तो फिर उसको शासन प्रशासन चलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र पे तो निवास कौन करती है, आबादी निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। तो उस जनसंख्या के शासन प्रशासन के लिए और अपने
औपनिवेशिक हित जो है उसको साधने के लिए जो है भारत में सिविल सेवा के तरफ जो है अंग्रेज आगे बढ़े दोस्तों। और यही सिविल सेवा जो है, यही सिविल सेवक जो है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के जो है इस्पाती ढांचा के रूप में जो है प्रसिद्ध हो गए दोस्तों। इस्पाती ढांचा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मतलब क्या कि ब्रिटिश साम्राज्य है, यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित है, और इस ब्रिटिश औपनिवेशिक हित को साधने के लिए एक सिविल सेवक के रूप में, सिविल सेवा के रूप में दोस्तों एक ऐसा ढांचा फ्रेम बना दिया गया जिसके अंदर आम लोगों की एंट्री ही नहीं हो सकती है। और स्टील फ्रेम जो है, इस्पाती ढांचा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इस्पात बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने 1922 ईस्वी में सिविल सेवा को जो है दोस्तों इस्पाती ढांचा का नाम दिया था। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके विकास क्रम की कि यह किस प्रकार जो है आगे बढ़ी। सर्वप्रथम जो है दोस्तों भारत में सिविल सेवा की जो स्थापना हुई वो किसके द्वारा की गई थी, किसके प्रयासों से की गई थी? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से की गई थी दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, जिसने, जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल चर्चा भी करेंगे किसी अन्य टॉपिक में, किसी अन्य दिन। 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थाई बंदोबस्त सिस्टम जो है लागू किया था भारत के अंदर दोस्तों। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जिसे भारतीय सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसे परीक्षा में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। किसे जनक बोला जाता है सिविल सेवा का? कॉर्नवालिस को जो है, कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जो है जनक माना जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। तो 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था, पहले भी हमने कई बार चर्चा किया है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है समय समय पे क्या किया जाता था, चार्टर एक्ट लाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए जाते थे 10 वर्षों पे, 20 वर्षों पे, समय समय पे, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में जो है 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया, एक व्यवस्था बनाई गई कि वार्षिक 500 पाउंड से अधिक मूल्य वाले सभी पद केवल कंपनी के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगी दोस्तों, ठीक है। कितना? वार्षिक 500 पाउंड, वार्षिक 500 पाउंड से अधिक मूल्य वाले सभी पद केवल कंपनी के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यह प्रावधान किया गया था 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब ये अनुबंधित कर्मचारी जो थे, ये कौन थे? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण अधिकारी थे, महत्वपूर्ण कर्मचारी थे, इसलिए इनके पास जो है अधिक मूल्य वाले जो है पद वो इनको दिए जाते थे, उससे इनको सुशोभित किए जाते थे दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। 1793 के चार्टर एक्ट का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो सिविल सेवा के संदर्भ में प्रावधान, यहीं से मतलब बीजारोपण होता है, आगे बढ़ता है। और इस समय भारत में सिविल सेवा का जनक के रूप में जाने जाने वाले जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक बोला जाता है और 1793 का चार्टर एक्ट जो है इसी वर्ष आया था दोस्तों। यहाँ पे सीमित स्तर पे क्या हुआ था? पुलिस सेवा की शुरुआत की गई थी, सिविल सेवा की भारत में शुरुआत की गई थी। तो जब हमने भर्ती कर ली सिविल सेवकों की, तब उनको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा ना। जब आप यूपीएससी पास करते हैं तो कहाँ जाते हैं? मसूरी जाते हैं सीधे लावासना में, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है अभी वर्तमान भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल की किस प्रकार आप जो है क्षेत्र के अंदर, अपने जिले के अंदर जो है लोगों को मैनेज करेंगे, समस्याओं को सुलझाएंगे, कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के ट्रेनिंग के लिए 1800 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कब? 1800
ईस्वी में किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 जुलाई 1800 को जो है 10 जुलाई 1800 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की। ठीक है ना? कहाँ पे? कलकत्ता में। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज जब मुगल दरबार से बाहर निकले उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। ठीक है, सिराजुद्दौला को हराया। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध किया और विभिन्न भारतीय शक्तियों को जो है, जिसमें बंगाल के नवाब भी शामिल थे। ठीक है, उसके बाद अवध के जो राजा थे वो भी उसमें शामिल थे और इन सब की सेना को संयुक्त रूप से जो है हरा दिया था। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है। उसने पुलिस सेवा की शुरुआत की। ठीक है, अब जो है भर्ती किया सिविल सेवकों का तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और चूंकि उनका केंद्र जो था, मुख्य केंद्र सबसे पहले कहाँ पे था? कलकत्ता में था, बंगाल में था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। ये सब एक दूसरे की कड़ी को जोड़ते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करिए तो टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा, रोचक लगेगा कि हो ये हुआ इसलिए ये हुआ। मतलब क्या कि एक घटना हुई, उसी के परिणाम स्वरूप जो है दूसरी घटना हुई। एक घटना के पहली घटना के कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं और उस पहली घटना के कुछ ना कुछ परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो है भारत में सिविल सेवा का विकास हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 को। ठीक है, और उद्देश्य क्या था कि कलकत्ता में युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। लेकिन अब अधिकारी को ट्रेनिंग देंगे भाई, तो अधिकारी तो ऐसे झंडू बाम की तरह तो नहीं कहीं बैठा सकते हैं उसको आपको प्रतिष्ठा भी देना पड़ेगा, डेकोरम भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसको वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं उच्च स्तरीय चाहिए होंगी। जो ट्रेनिंग करने वाले युवा सिविल सेवक हैं वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के। ठीक है, तो 1802 ईस्वी में इतना अधिक खर्चा बढ़ गया था इस फोर्ट विलियम कॉलेज का कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे बंद कर दिया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया दोस्तों? 1802 में जो है इस कॉलेज को, फोर्ट विलियम कॉलेज को क्या कर दिया गया? इसका शटर डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब फोर्ट विलियम को बंद कर दिया तो फिर इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में जो है हेलबरी कॉलेज की स्थापना हुई। हेलबरी कॉलेज की स्थापना हुई कब हुई? 1806 में। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। कहाँ पे? इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में जो है हेलबरी कॉलेज स्थापित हुआ था। ठीक है, और 1853 ईस्वी तक, मतलब जब तक सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत नहीं हो गई तब तक की बात कर रहे हैं। कब शुरुआत हुई अभी हम आगे जानेंगे बहुत ही डिटेल में। तो 1853 तक जो है कंपनी के जो सिविल सेवक थे उनका नॉमिनेशन कहाँ से होता था? इसी हेलबरी कॉलेज से होता था दोस्तों। क्या होता था? उनका नॉमिनेशन होता था, नामांकन होता था यहीं हेलबरी कॉलेज से। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट 1853 आया। फिर जो है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा क्या किया गया? जो नियुक्ति में संरक्षण प्रणाली जो थी पहले से, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? नियुक्ति के संरक्षण प्रणाली को दोस्तों खत्म कर दिया गया। अब तक क्या था कि संरक्षण था कि अरे फला बाबू का बेटा है, उसको कलेक्टर बनाना है, उसको ऑफिसर बनाना है, वो बड़ा पैसा वाला आदमी है, जमींदार है वहाँ के, उनके बेटा को जो है, ये हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लैंड के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा आदमी है तो उनके बेटा जो है वो बनेंगे इस बार सिविल सेवक। ठीक है, इस प्रकार संरक्षण प्रणाली जो है सिविल सेवा में लागू थी, जिसे 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे जो है संरक्षण प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और सिविल सेवा के लिए जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन होना शुरू हुआ। ठीक है, सिविल सेवा के लिए ओपन कंपटीशन की जो है शुरुआत हुई। ठीक है ना, खुली प्रतियोगिता जो है शुरू हुई और लोग परीक्षा दे करके
कोई भी व्यक्ति जो है सिविल सेवक बन सकता था, लेकिन इस कोई व्यक्ति के भी मायने हैं, अभी आपको पता चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसी समय जो है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद क्या हुआ, मैकाले कमेटी का गठन हुआ 1854 ईस्वी में। कब हुआ? 1854 ईस्वी में मैकाले कमेटी का गठन हुआ दोस्तों। ये वही मैकाले हैं, ये अंग्रेजी शिक्षा के और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें अंग्रेजी पर बल देने वाले ये व्यक्ति थे। ये अंग्रेजी विषय के, अंग्रेजी भाषा के समर्थक व्यक्ति थे ये, ठीक है ना। और ये ऐसी बातें करते थे, ऐसी नीतियां बनाते थे कि उच्च पदों से जो है भारतीय हमेशा दूर ही रहें। तो इन्होंने क्या किया था, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत को जो है लागू किया था। शिक्षा के निस्यंदन, चूंकि ये बात इनसे जुड़ी हुई है इसलिए जानते चलिए, ठीक है ना। परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। निस्यंदन सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत जो है, यह शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? यही मैकाले थे दोस्तों। और इस निस्यंदन सिद्धांत का मतलब क्या था, इसको जो इन्होंने इसकी व्याख्या की थी वो कैसे की थी? इन्होंने कहा था, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस लेयर को, ये मान लेते हैं कि लेयर ए है, ठीक है, इस लेयर को शिक्षित कर दो, ठीक है। इनका जो मैकाले की जो मान्यता थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये कहते थे कि अब यहां से जो है ये जो ज्ञान प्राप्त करेंगे जो बड़े लोग हैं, ऊपर उच्च वर्ग हैं, तो यहाँ से इनके ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होगा, जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है वह शिक्षा जो है रिस रिस के जो है नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। और जब नीचे की तरफ आएगी तो नीचे ये जो आम लोग हैं, हमारे आपके तरह लोग हैं, ठीक है दोस्तों, ये आम लोग जो है, ये जो चीजें रिस्क के जो ज्ञान आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ये यहाँ के लोगों को ज्ञानी बना देगी। ऐसा कौन कहता था? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने कहा था दोस्तों। यही है शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, कि ऊपर के लेयर को, उच्च वर्ग को तुम शिक्षित कर दो तो अपने आप वहां से ज्ञान जो है वो रिश्ते 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 आम लोगों तक जो है पहुंच जाएगी, नीचे के स्तर तक पहुंच जाएगी। और जो सबसे नीचे बैठे हुए लोग हैं वो भी शिक्षित हो जाएंगे, उनके पास भी ज्ञान जो है वो पहुंच जाएगा दोस्तों। है ना, कितना बड़ा मजाक है ये, जरा अंदाजा लगाइए। तो कैसे व्यक्ति मैकाले रहे होंगे अब आप समझ गए होंगे। ज़्यादा मैं इस पे अभी क्या बताऊं, जब मैकाले संबंधी जब शिक्षा व्यवस्था पे जिस दिन बात कर रहे होंगे उस दिन और बहुत कुछ इनके बारे में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैकाले जो थे, तो मैकाली समिति जो है कब स्थापित हुई थी? 1854 ईस्वी में स्थापित हुई थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। और मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रतियोगिता का रूपरेखा तैयार किया गया, ठीक है ना, सिलेबस बनाया गया। अभी हम परीक्षा देते हैं तो हमें कमीशन क्या करती है? सिलेबस देती है ना। आप जब एग्जाम देने जाएंगे, तैयारी शुरू करते हैं परीक्षा की, तो आपको क्या चाहिए होता है? पहला चीज कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा की प्रणाली क्या है, सबसे पहले उसको जानते हैं। उसके बाद तैयारी पैटर्न जानने के बाद मन करता है कि वो हमसे होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक है, करके देखते हैं, हो सकता है हो जाए। सोचते हैं ना, 4 बार सोचते हैं, पहले लंबा टाइम लेते हैं सोचने में, ठीक है। और जब लगता है कि ये हमारे अनुकूल है ये परीक्षा का पैटर्न, तो उसके बाद हम उसकी तैयारी की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, लगते हैं उसमें कि हमें बीपीएससी करना चाहिए, कि हमें यूपीएससी करना चाहिए, कि हमें आरपीएससी करना चाहिए, कि हमें यूपीपीसीएस करना चाहिए, कि हमें वनडे एग्जाम देना चाहिए, कि हमें सीजीएल देना चाहिए, कि हमें 12वीं पास वाला एग्जाम देना चाहिए, कि हमें 4th ग्रेड वाला एग्जाम देना चाहिए। ये कैसे तय करते हैं हम आप? जब हम उस परीक्षा की प्रणाली को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको तय करते हैं दोस्तों। अब मैकाले भारत विरोधी आदमी, ये चाहते ही नहीं थे कि आम जन तक भारत में शिक्षा पहुंचे, जन जन तक भारतीय जो है एक एक आदमी शिक्षित हो, ये चाहते ही नहीं थे। लेकिन इनको दे दिया गया परीक्षा पैटर्न निर्धारित करने का भार, इनकी समिति की गठित कर दी गई 1854 ईस्वी में। अब इन्होंने क्या किया, पूरा जोर लगाया, और जोर लगा करके इन्होंने एक
ऐसा परीक्षा का पैटर्न बनाया जिससे भारतीय दूर रहे। भारतीय इतनी आसानी से उस परीक्षा पैटर्न में पास ही नहीं कर पाए। बेसिक जो उद्देश्य इनका था मैकाले का वो यही था, ठीक है। ये चाहते नहीं थे कि उच्च पदों पर जो है भारतीय पहुंचे, उच्च पदों को सुशोभित करने के लिए ये भारतीयों को योग्य नहीं मानते थे दोस्तों, ठीक है। तो यही है मैकाले समिति की बात, ठीक है। इसे आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैकाले समिति की जो भूमिका थी। तो इन्होंने प्रतियोगिता किस प्रकार की होगी इसका प्रारूप जो है, रूपरेखा जो है इन्होंने ही तैयार किया था, परीक्षा का प्रणाली इन्होंने ही विकसित किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सी परीक्षा, कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा? सिविल सेवकों की नियुक्ति वाली जो परीक्षा थी वो, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 की दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहीं से वास्तविक रूप से 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा तो ठीक है कि प्रतियोगिता खोल दी गई कि लोग इसमें अपियर होंगे, अब एग्जाम होगा, अब संरक्षण प्रणाली खत्म है कि अरे फलाना का बेटा है उसको बना दो सिविल सेवक, ये सब सिस्टम नहीं चलेगा। अब खुली प्रतियोगिता होगी और लोग उसमें अपियर होंगे, अगर योग्य होंगे तो पास करेंगे। अब मैकाले आ गया और मैकाले ने ऐसी व्यवस्था बना दी, परीक्षा की प्रणाली ऐसी बना दी कि भारतीय वहां तक पहुंचने में जो है सक्षम ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद आया भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल जो है वो कई बार पूछा जाता है। पहला सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 किसके कार्यकाल में जो है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है, किस वायसराय के कार्यकाल में जो है वो पारित हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही जो है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो इनसे जुड़े हुए कई चीज परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, तो एक बार इसे जान लेते हैं दोस्तों। ये लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे दोस्तों? 1857 में भारत के 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल यही लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल यही लॉर्ड कैनिंग थे, इसे याद रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये तो आपने जान लिया कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय कौन था? जैसा कि आप जानते हैं कि 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, कौन सा? 1858 ईस्वी में कौन सा अधिनियम आया था? भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों क्या किया गया कि कंपनी के अधीन से जो है शासन कार्य ले लिया गया और वो सीधे ब्रिटिश क्राउन को जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो वो चिट्ठी पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, वो पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? यही लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। और जब भारत का प्रशासन शासन जो है सब जब ब्रिटिश क्राउन के पास डायरेक्ट चला गया और ब्रिटिश क्राउन के थ्रू ही जब शासन प्रशासन संचालित होने लगी दोस्तों, तो उस समय गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल के वायसराय कर दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? यही लॉर्ड कैनिंग हुए, क्योंकि इन्हीं के काल में जो है यह सब काम हुआ था दोस्तों। तो इन्हीं के समय में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम भी जो है पारित हुआ था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। ये सब निश्चित रूप से परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब इस अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों क्या किया गया, अनुबंधित कर्मचारियों की जो हमने अभी बात की थी शुरू में, तो कुछ वरिष्ठ पदों को अनुबंधित कर्मचारियों के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। अनुबंधित कर्मचारियों के लिए क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया।
और परीक्षा के अगर हम स्वरूप की बात करें तो यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित होती थी, ठीक है। और इसका मीडियम क्या था, मैकाले साहब ने जो बनाया था वही था, अंग्रेजी। अब भारतीयों को अंग्रेजी कहाँ से आएगा, आप ही बताइए। भारतीयों को तो संस्कृत आता है और जो उनके क्षेत्र में, उनके प्रांतों में जो भाषा बोली जाती थी वो आता था। अंग्रेजी शिक्षा भारत में इतनी प्रचलित तो थी नहीं, वो तो तभी हुई है जब अंग्रेज भारत में आकर के अपने शासन प्रशासन को बढ़ाए हैं, तब अंग्रेजी शिक्षा जो है प्रमुख रूप से प्रचलन में आई है। मैकाले जैसे लोग जब भारत में शासन में आए हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, भारतीय प्रशासन से, उसके बाद भारत में क्या हुआ है, उसके बाद भारत में बढ़ा है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी भाषा को लोग धीरे धीरे जानने लगे, जो बुद्धिजीवी लोग थे वो उसको पढ़ने लगे, समझने लगे। तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के द्वारा दोस्तों एक बात तो वही कि अनुबंधित कर्मचारियों के लिए क्या किया गया, सीटों को आरक्षित कर दिया गया। उसके बाद जो परीक्षा का भाषा था वो अंग्रेजी मीडियम था, कि सिर्फ अंग्रेजी मीडियम में ही परीक्षा होगी, ठीक है। ग्रीक लैटिन के ज्ञान पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे और यह परीक्षा कहाँ पे आयोजित होगी, इंग्लैंड में आयोजित होगी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे सिविल सेवकों की आयु में जो है वो कमी कर दी गई, धीरे धीरे दोस्तों। कालांतर में कम करना शुरू किया और कम करते करते 19 साल तक पहुंचा दिया था दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले 1859 में जो है सिविल सेवा की आयु घटा के 23 वर्ष कर दी गई। फिर 1860 में सिविल सेवा की आयु घटा के 22 वर्ष कर दी गई। फिर 1866 में सिविल सेवा की आयु घटा के 21 वर्ष कर दी गई। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में और उम्र को घटा दिया, और कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। कब, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन। यह लॉर्ड लिटन भी बहुत बदमाश आदमी था, यह लॉर्ड लिटन बहुत बदमाश आदमी था दोस्तों। इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। कौन सा प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसी लिटन ने लाया था, और इसने भारतीय प्रेस की आज़ादी जो है ख़त्म कर दी थी दोस्तों, ठीक है ना। बहुत तरह के जो है प्रतिबंध जो है इन्होंने लगाया था, और यह भी 1878 में ही लाया गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अक्सर यह सवाल पूछे जाते हैं। अब इसने क्या किया, लॉर्ड लिटन ने 1878 में सिविल सेवा की न्यूनतम आयु घटा कितनी कर दी, 19 वर्ष कर दी। अब एक चीज बताओ, अभी भी आप भारत के गाँवों में चले जाओ, अभी भी जो वर्तमान स्थिति है उसकी बात कर रहा हूं, बहुतों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको 20-30% बच्चे ऐसे मिलेंगे, अगर वो 15-17 साल के हैं, अगर उनसे उनका नाम पूछ दो तो वो 3 बार इधर उधर देखने लगते हैं। वो ठीक से नाम नहीं एक बार हम बताएंगे, इतने हेजिटेट होते हैं वो बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंवार हैं, उनके पास ज्ञान की कमी है, लेकिन खुलापन नहीं है। वो इतने हेजिटेट होते हैं कि बोलेंगे सुनो इधर क्या नाम है, तो 3 बार इधर उधर अगल बगल देखने लगेगा। और इस आयु में ये लॉर्ड लिटन चाहता था कि आदमी सिविल सेवा पास करके जो है कलेक्टर बन जाए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात, कितना बदमाश आदमी। ये तो जानता था कि भारतीय जहाँ पे ना स्कूल है ना कॉलेज है, लोग शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत खराब स्थिति में है, तो 19 साल कर दिया। अभी भी भारत में 19 साल में अधिकांश यूनिवर्सिटी में आप घूम करके आइए, ग्रेजुएशन नहीं लोग पास किए रहता है। सेशन चल रहा है, 3 साल लेट चल रहा है, 4 साल लेट चल रहा है, 5 साल लेट चल रहा है, लेट पर लेट चल रहा है। जब सरकार का मन करेगा, जब यूनिवर्सिटी का मन करेगा, तब जा करके कभी परीक्षा करा देगी और डिग्री दे देगी। और 19 वर्ष में हमारे लिटन साहब क्या चाह रहे थे कि लोग कलेक्टर बन जाए। तो ये क्या है, इससे क्या समझ में आता है, यह ऐसी नीति थी कि किसी भी हालत में जो है भारतीय सिविल सेवा तक पहुंच ना पाए। ये सब व्यवधान जो है इसीलिए किया जा रहा था, इस तरह की नीतियों का जो है अनुमोदन और पालन इसलिए किया जा रहा था कि भारतीयों की भागीदारी जो है वह आसान ना हो। परीक्षा की प्रणाली को कठिन बनाने के लिए ये सब इस बदमाश लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये आयु से संबंधित सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं, इसके वर्ष के साथ आपको मिलान करने के लिए दे देगा। 1859 में घटा के आयु कितनी की गई सिविल सेवा के लिए, 23 वर्ष। 1860 में कितनी की गई, 22 वर्ष। 1866 में कितनी की गई, 21 वर्ष। और इस बदमाशवा लॉर्ड लिटन ने जो है 1878 में कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ सवाल पूछे जाते रहे हैं, ठीक है।
अब दोस्तों सिविल सेवा से संबंधित जो विकास क्रम है उसमें कुछ आयोगों की जो भूमिका और उन आयोगों की सिफारिशों पे जो कुछ ऐतिहासिक बदलाव हुए, एक बार उसको समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस कड़ी में सबसे पहला नाम जो है वो 1878-69 का स्टैट्यूटरी सिविल सेवा की है। ठीक है, स्टैट्यूटरी सिविल सेवा 1878-69 में जो है दोस्तों 78-79 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया यह सेवा। और इसमें जो है इस स्टैट्यूटरी सिविल सेवा में जिसे लॉर्ड लिटन ने शुरू किया, यहाँ पे भी इसने बदमाशी कर दिया। मैंने क्या कहा कि बहुत बदमाश आदमी था। यहाँ पे इसने क्या बदमाशी किया कि उच्च कुलीन भारतीयों को 1/6 पदों पे जो है नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, कितने पदों पे? 1/6 पदों पे जो है क्या कर दिया? नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, अब नॉमिनेट किसको करेगा? जो उसकी बात मानेगा उसी को तो नॉमिनेट करेगा। आदमी अपना प्रतिनिधि किसी नियुक्त करता है? जो उसका क्लोज होता है या जिसके ऊपर भरोसा होता है कि अरे इसको जे कहेंगे वो मान लेगा, अपने तरफ से सवाल नहीं पूछेगा। तो ऐसे आदमी को क्या करता है? अपने साथ जोड़ के रखता है, उसको नामित करता है, नॉमिनेट करता है। तो यही व्यवस्था लिटनवा ने यहाँ पे कर दिया। उसने क्या किया कि उच्च कुलीन भारतीयों के लिए जो है 1/6 पद जो है वो नामित कर दिया। ठीक है, कि नामित होके नॉमिनेट होके ही है कुल पदों का 1/6 पद जो है में भर्ती की जाएगी। और वो भर्ती कहाँ से की जाएगी? हमारे आपके जैसे लोगों से नहीं, उच्च कुलीन जो थे भारत के उनमें से इस 1/6 पदों को जो है नामित किया जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद एचिसन कमीशन का गठन हुआ 1886 में। एचिसन कमीशन जो है इसका गठन कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। ठीक है, ये वही लॉर्ड डफरिन है जब 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। यह कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में ही हुई थी। इसी के समय जो है एचिसन कमीशन का गठन हुआ था 1886 ईस्वी में। इसे ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कब गठित हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा एचिसन कमीशन के सिफारिश के आधार पर जो है सिविल सेवा को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है, एक इंपीरियल सर्विस, एक प्रोविंशियल सर्विस और एक सबऑर्डिनेट सर्विस। साम्राज्यीय सेवा, प्रांतीय सेवा और अधीनस्थ सेवा, 3 भाग में जो है कैटेगराइज कर दिया। कौन? एचिसन कमीशन जो था, जो लॉर्ड डफरिन के समय में गठित हुआ था। उसके बाद आता है इस्लिंगटन कमीशन, जिसे 1912 में गठित किया गया था। ठीक है, इस्लिंगटन कमीशन जो है इसने क्या रिपोर्ट दिया? इसने रिपोर्ट दिया कि अरे दादा अभी तो सिर्फ 5% भारतीय जो हैं वो सिविल सेवा में है, उच्च पदों पे हैं। सिर्फ कितना? सिर्फ 5%। तो इसने थोड़ा सुधार किया। इसने क्या किया कि उच्च पद जो है 25% भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया। ठीक है, मतलब उच्च पदों पे 25% भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है इस इस्लिंगटन कमीशन ने कर दिया। ठीक है, भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया इसे 25% सीट को। और जो परीक्षा होना था, परीक्षा की जो प्रणाली थी, तो भारत के लिए अलग व्यवस्था की बात की और लंदन के लिए, इंग्लैंड के लिए अलग व्यवस्था की बात की कि अलग अलग प्रणाली से जो है यह नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की दोस्तों। सबसे पहली बार ऑल इंडिया सर्विसेज शब्द जो है इसका औपचारिक प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही देखने को मिलता है, पहली बार। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बदलाव जो है, ये विकास क्रम जो है उसको इंगित करता है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है पहली बार ऑल इंडिया सर्विसेज शब्द का औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो था, मॉन्टेग्यू कौन था और चेम्सफोर्ड कौन था? मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने जो है पहली बार 33% भारतीयों की भर्ती का लिखित लक्ष्य रखा। ठीक है ना, ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है
इसके अंतर्गत जो है जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड थे, ये भारत सचिव और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड, इन्होंने टारगेट रखा है कि अरे भाई अब एक काम करो, अब 33% भारतीयों को कम से कम जो है सिविल सेवा में शामिल करना है, उच्च पदों पे इनकी नियुक्ति करनी है। ये टारगेट कितना? 33% भारतीयों का। ठीक है, अब देखो ये इनकी मजबूरी थी, इनको करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि 1914 में क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब इनको जो अंग्रेज थे, इनको अधिक काबिल लोगों की जरूरत अपने युद्ध के संचालन के लिए था। अब इनकी मजबूरी हो गई थी कि अभी सेवा में, और चूंकि युद्ध 14 से 18 तक चला था, तो इनकी मजबूरी हो गई थी कि भारतीयकरण इस सेवा का धीरे धीरे होना चाहिए। अब धीरे धीरे भारतीयों को इसके अंदर जगह मिलनी चाहिए। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने है दोस्तों 33% भारतीयों की भर्ती का लिखित लक्ष्य रखा था। ठीक है, और पहली बार ऑल इंडिया सर्विसेज शब्द का औपचारिक रूप से जो है प्रयोग, ऑफिशियली जो है इसका प्रयोग किया गया। कहाँ पे? भारत सरकार अधिनियम 1919 में से ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो प्रस्थान बिंदु, महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है भारत में सिविल सेवा के विकास का, वो यहीं पे आके शुरू होता है। वह है ली कमीशन। ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, अब ली कमीशन ने जो है दोस्तों, इसने क्या किया? इसने जो सिविल सेवा है उसको ऑल इंडिया, केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित कर दिया। एक अखिल भारतीय सेवा, अभी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अखिल भारतीय सेवा के गठन का जो है प्रावधान, जो है व्यवस्था कहाँ पे है और कौन कर सकता है। राज्यसभा को इस मामले में वरीय अधिकार है, विशेष अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए प्रस्ताव कर सकता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ली कमीशन जो 1923 में इन्होंने क्या सिफारिश किया कि सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब ऑल इंडिया, केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित कर दिया जाए। और इसी कमीशन की सिफारिश पे भारत में पहली बार जो है दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया दोस्तों। यही वो मील का पत्थर है जिसके लिए भारतीय इतने पीड़ित हुए, इतने प्रताड़ित हुए। ठीक है ना। पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को जो है दोस्तों भारत में पहली बार ली कमीशन के सिफारिश के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में जो है अक्सर सवाल पूछा जाता है। एक तो ये कैटेगरी जो ऑल इंडिया, केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित किया वो, और ये जो तिथि है 1 अक्टूबर 1926 में पहली बार भारत में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में हम उस व्यक्ति की बात कर लेते हैं जिसने 1922 ईस्वी में ICS को, इंडियन सिविल सर्विसेज को जो है दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा बताया था। वो कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज। कौन? डेविड लॉयड जॉर्ज। इसने 1922 ईस्वी में जो है ICS को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा बताया था। क्या बताया था? इस्पाती ढांचा बताया था। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए इस नाम को ध्यान रखेंगे, इस स्टील फ्रेम को ध्यान रखेंगे। इस्पाती ढांचा क्यों, स्टील का फ्रेम क्यों कहा गया? उसकी मजबूती की वजह से कि वो एक, जब कोई बिल्डिंग तैयार होता है तो उसमें सबसे अधिक जो है लोग किस चीज पे फोकस करते हैं? अरे बढ़िया से लोहा का जो है पिलर होना चाहिए चारों तरफ, जो क्या करेगा, वो पिलर मकान को गिरने नहीं देगा। भूकंप भी आएगा तो खूब अधिक पिलर मकान में दिया है तो मकान बहुत तेजी से भरभरा के नहीं गिरेगा। समझ रहे हैं ना, वो थोड़ा संभालने का प्रयास करेगा। तो यही है, इसी वजह से इस इस्पाती ढांचा शब्द का दोस्तों जो है इस डेविड लॉयड जॉर्ज जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा 1922 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, स्टील फ्रेम का, इस्पाती ढांचा का दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा, ये जो ICS अधिकारी थे इनके वेतन और भत्ते जो है वो संचित निधि पर भारी थे, कंसोलिडेटेड फंड पे जो भारी थे। इस वजह से क्या होता था, जो विधायिका थी
उसमें इस पर बहस तो हो सकता था, चर्चा हो सकता था इनके सुविधाओं पे, वेतन भत्ते पे। कह रहे इसका पैसा बढ़ा के इतना करो, चाहे कम करो। कम तो किया नहीं जाता है, जब बढ़ जाता है तो बढ़ेगा ही। तो इस पे बहस तो होता था, लेकिन मतदान नहीं होता था। तो इससे क्या बात निकल करके आई कि सिविल सेवकों को जो है विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा प्राप्त हैं विभिन्न प्रावधानों के द्वारा वर्तमान भारतीय संविधान में भी, वो आज से नहीं है, ये तत्कालीन समय से ही है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 1935 का जो अधिनियम आया था, उसमें सिविल सेवा के लिए जो है क्या किया गया। सिविल सेवकों के अधिकारों को जो है सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। ऐसे प्रावधान जो है किए गए कि जो सिविल सेवक हैं, जो ऑफिसर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रहे। ठीक है ना। उसके साथ ही जो है दोस्तों संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के गठन की बात की। संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो अभी भी भारत के वर्तमान स्वरूप में हम देख रहे हैं। ठीक है ना। संघ स्तर पे, भारत के स्तर पे है ना संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और प्रांतीय स्तर पे हर स्टेट में जो है अपना स्टेट का कमीशन है। और संविधान में यह भी प्रावधान है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना। तो यह प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संदर्भ की। ये अंग्रेजों को जितना बदमाशी करना था इसने तो कर लिया, जितना बैरियर लगाना था इसने लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी हम किसी से कम थोड़े ना हैं। वो कुछ भी किया फिर भी हम सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर लिए। और इस प्रकार पहला पास करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? पहला पास करने वाला व्यक्ति था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये 1863 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों। ठीक है। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ये सत्येंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो पता ही है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भारत के कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। किस रचना के लिए, इसे भी ध्यान रखेंगे। गीतांजलि के रचना के लिए जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, और ये भी लेखक भी थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तभी तो इतना मैकाले, लॉर्ड लिटन कितना भी व्यवस्था बनाया, लेकिन फिर भी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इस परीक्षा को पास कर लिया। और हम किसी से कम है नहीं, हम इंडियन किससे कम है क्या? नहीं है। हमने दिखा दिया, हमने साबित कर दिया कि तुमको जितना पैटर्न टफ बनाना है बनाओ ना। कौन भाषा में परीक्षा करोगे सवाल बताओ, हम तो पेपर का गर्दा करके ही आएंगे और सिविल सर्वेंट बन के ही रहेंगे। ठीक है। तो जब उस प्रणाली में ये लोग पास किए, तो अभी आप भी कर सकते हैं दोस्तों। आप भी तो इसी काम में लगे हैं, आपको भी तो सिविल सेवक ही बनना है, तो आप भी बन सकते हैं। आज की परिस्थितियां क्या है? आपके अनुकूल हैं। आपके पास पढ़ने के बहुत सारे स्रोत हैं। पढ़ने के माध्यम आज के समय में क्या हो रहा है कि सबके पास जो है परीक्षा के लिए प्रासंगिक स्रोत है। जब भी स्रोत है तभी तो गांव के खेत में बैठा व्यक्ति भी मुझे देख रहा है। अपने खेत में, उसके खेत में गेहूं की कटाई चल रही है, ट्रैक्टर से जुताई चल रही है, और वो अपने खेत के मेड़ पे बैठा हुआ है, और वो पंकज सर की क्लास यूट्यूब पे देख रहा है ऐसे खोल के मोबाइल में। ठीक है ना। यही है महत्व। तो आप भी कर सकते हैं। जब सत्येंद्रनाथ टैगोर ने उस जमाने में किया, तो आज आपके पास तो सारे साधन हैं, सभी प्रकार के साधन हैं। तो ऐसे ही पंकज सर का क्लास देखते रहिए, उत्कर्ष क्लासेज की बीपीएससी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए, और आज न कल आप भी जरूर सेलेक्ट होंगे दोस्तों। ठीक है। लेकिन शर्त है कि जो पढ़ा रहा हूं उसको याद भी रखिए, उसको समझने का भी प्रयास करिए, और अगर कोई संदेह होता है, कोई डाउट होता है, तो अपने महत्वपूर्ण कमेंट के द्वारा हमें अवगत करवाइए, तो हम उसका भी निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हम हर वो प्रयास करेंगे जो आपको सफलता तक पहुंचाती है दोस्तों। ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में ICS पास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉट जो पास हुआ उसमें कौन कौन शामिल थे? दूसरे लॉट में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मनमोहन घोष और बिहारी लाल गुप्ता जो है वो शामिल थे दोस्तों 1869 ईस्वी में। यहाँ से भी परीक्षाओं में सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। जो 3 नाम थे 1869 में सिविल सर्वेंट बनने वाले, परीक्षा पास करने वाले, वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मनमोहन घोष और बिहारी लाल गुप्ता, इसे ध्यान रखेंगे। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अभी हमने बात किया था कि सिविल सेवा का जो भारतीयकरण किया जाने लगा, इसके पीछे अंग्रेजों की मजबूरी भी थी। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो लोग उनको चाहिए थे, वो युद्ध में उलझे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? भारतीयकरण करना सिविल सेवा का शुरू किया। तो यह भारतीयकरण जो है यह अंग्रेजों की एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरी थी दोस्तों। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना चाहिए, जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, कि भारत में पहली बार जो सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई थी वो कब और किस स्थान पर परीक्षा आयोजित की गई थी दोस्तों? बहुत रोचक तथ्य है, आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। 1922 ईस्वी में जो है, 1922 में पहली बार इलाहाबाद में जो है परीक्षा आयोजित की गई, और इसी समय जो है लंदन में परीक्षा आयोजित की गई। मतलब लंदन में और इलाहाबाद में 1922 ईस्वी में जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई वो एक साथ आयोजित की गई थी। तो इलाहाबाद ही वह स्थान है जहां भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई दोस्तों। ठीक है, और फिर वर्ष 1926 में जो है, जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, उसके बाद 1926 में जो है इस इलाहाबाद केंद्र को ट्रांसफर करके जो है दिल्ली पहुंचा दिया गया। मतलब दिल्ली में फिर परीक्षा कालांतर में आयोजित की जाने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वर्ष 1943 ईस्वी तक आते आते, चूंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, 1939 से प्रारंभ हो चुका है द्वितीय विश्व युद्ध। अब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सिविल सेवा में यूरोपीय लोगों की भर्ती को अंग्रेजों ने क्या किया? अस्थायी रूप से बंद कर दिया। ठीक है, क्या किया? यूरोपीय लोगों की भर्ती को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारतीयकरण की अगर बात करें, भारत में जो सिविल सेवा जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं उसकी बात करें, उसकी शुरुआत जो है तो अक्टूबर 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पहली बार क्या किया? कब? अक्टूबर 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जो है जनक माना जाता है दोस्तों। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जो है क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पहली बार ICS के स्थान पे IAS शब्द के प्रयोग का जो है प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ICS के जगह पे जो है IAS। ठीक है, और इंडियन पुलिस सर्विस जिसे हम बोलते हैं तो IP के जगह पे पहले इंडियन पुलिस बोला जाता था, इसे जो है IPS बोले जाने का जो है पहली बार प्रस्ताव किसने रखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब एक बार यह जान लेते हैं कि UPSC का जो संघ लोक सेवा आयोग 1926 में गठन हुआ लोक सेवा आयोग का, फिर हम आगे बढ़े, विकास क्रम आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा। उसके बाद जब भारत में UPSC का जो गठन हुआ तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे, जो संघीय लोक सेवा आयोग था उसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो था वो कौन था? HK कृपलानी। HK कृपलानी जो थे ये UPSC के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और 1926 में जब पीएससी लोक सेवा आयोग बोला जाता था तो उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1926 में जब गठन हुआ, उस समय 1926 में जब गठन हुआ था तो उस समय सर रॉस बारकर जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे पीएससी के, लोक सेवा आयोग के दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने अनुबंधित सेवा की बात कर ली कि उच्च पद पर केवल ब्रिटिश या यूरोपीय नागरिक ही बैठ सकते थे, उच्च पद को सुशोभित कर सकते थे। और गैर अनुबंधित सेवा जो होता था उसमें क्या था कि गैर अनुबंधित सेवा में चूंकि उच्च पद पे अनुबंधित सेवा, वहाँ पे सिर्फ यूरोपीय, सिर्फ अंग्रेज, लेकिन गैर अनुबंधित के अंतर्गत जो है दोस्तों अधीनस्थ पद शामिल थे और यहाँ पे भारतीयों के लिए द्वार खुले हुए थे। ठीक है, और यही जो ऐतिहासिक विकास हमने जाना है दोस्तों, यही ऐतिहासिक विकास जो है सिविल सेवा का, यही वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक का आधार बना। जिस भारत में आप जी रहे हैं, इस भारत में जो सिविल सेवा की जो व्यवस्था है, यही ऐतिहासिक विकास क्रम जो हमने 1793 से शुरू करके जो आज तक चर्चा की है, ठीक है ना, यही विकास क्रम है। इस प्रकार भारत में जो है सिविल सेवा का विकास हुआ। ठीक है, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं बनी और जो अंग्रेजों का इस्पाती ढांचा था वह भारत का इस्पाती ढांचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तत्कालीन इस्पाती ढांचा जो था वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हित का पोषण करता था, लेकिन आज का भारत का जो इस्पाती ढांचा है ये भारतीयों के हितों का पोषण करता है, भारत के आम लोगों के हितों का पोषण करता है, भारतीय व्यवस्था का पोषण करता है दोस्तों। यही अंतर था। तो यहाँ तक पहुँचने में भारतीयों को एक लंबा सफर तय करना पड़ा है। ठीक है, जिस विकास क्रम की हमने आज बात कर ली है दोस्तों। आज के सेशन से अगर परीक्षा में कोई सवाल पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से अगर कोई सवाल पूछे जाते हैं तो इस सेशन में वो होंगे, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा आप भी मानिए। क्यों? क्योंकि मैं लगातार शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे इसी बात की प्रामाणिकता को साबित करने में लगा हूं कि आप भरोसा करिए, हम आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। जो बताते हैं उसको पढ़ते चलिए, उसको घोंटते चलिए, एक दिन आप भी सिविल सेवक बनेंगे। ठीक है ना, वही प्रमाण है कि जो बोलेंगे, जो बताऊंगा वो आपके लिए प्रासंगिक होगा, आपके सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा। और इसी बात का प्रमाण मैं लगातार शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से आपके लिए अपलोड करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो अगर बिलीव ना हो, अगर थोड़ी भी भरोसे में कमी लगे, अगर भरोसा डगमगाए, तो जा करके उन वीडियो शॉर्ट वीडियोज को देख लीजिए। वहां पे इस सेशंस के महत्व के बारे में आपको पता चलेगा कि हमने जो बोला वही परीक्षा में आया, हमने जैसा बोला वैसा ही पेपर आपके सामने परीक्षा हॉल में था, आगे भी वैसा ही पेपर रहने वाला है दोस्तों। इसलिए पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से इस सेशन से, इस टॉपिक से अगर कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो आज के सेशन में उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर एक नए क्लास के साथ, एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।